आजकल तो सैटेलाइट इमेज से पता पड़ जाता है, वहाँ तो पूरी कॉलोनी बना ली है। ये बात राहुल गांधी जी संसदीय समिति में संसद में उठाते हैं तो उसका जवाब नहीं आता। जितने भी प्रश्न पूछो मोदी जी से, उनकी सरकार से, वहां से छुट्टी हो मिलती है। साथियों, ये किसी भी हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा है, क्योंकि अगर विपक्ष ऐसे प्रकरणों में भी अगर अपनी बात को उठाकर प्रश्न न पूछे तो लोग हमारा मोदी जी से यही प्रश्न है। तो शेल कंपनीज के माध्यम से अडानी एंटरप्राइजेज में 20,000 करोड़ ये किसका है? अरविंद केजरीवाल जी ने तो कह दिया कि मोदी जी का है। अब उन्होंने सदन में ये बात कही है तो वो समझ के कही, दिल्ली के विधानसभा सदन। हम तो प्रश्न पूछ रहे हैं, वो हमको नहीं बता रहे। और जबकि ये विषय ऐसा है कि लगभग 10.5 लाख करोड़ शेयर होल्डर्स का ये चला गया। LIC के SBI के शेयर में भी भारी गिरावट आई है, और जिसका 1 लाख का पैसा जमा था वो केवल 56-57 हज़ार का रह गया। क्या इस पर हम लोग प्रश्न पूछते? और प्रश्न पूछने पर 3 साल पुराना मानहानि का दावा फास्ट फॉरवर्ड किया जाता है और 2 साल की सजा सुनाकर उनकी सदस्यता समाप्त की जाती है और फास्ट फॉरवर्ड करके उनका मकान भी खाली करा लिया जाता है। कोई दिक्कत नहीं इस मामले में, क्योंकि ये वो परिवार है जिसने कभी इसकी परवाह नहीं की, न वो कभी डरा है। हम लोग इन सब चीजों को जनता के बीच में ले जा रहे हैं, ले जाएंगे और लड़ाई लड़ेंगे। महाकाल के परिसर सौंदर्यकरण की जो योजना थी उसकी स्वीकृति कमलनाथ जी की सरकार में हुई, लगभग 300 करोड़ से अधिक। अब यहाँ पर एक सामान्य बात हो गई भारत हमारे मध्य प्रदेश में, जो भी ठेकेदार आएगा वो गुजरात से आएगा। मध्य प्रदेश के ठेकेदारों को कोई स्थान नहीं है, वो पेटी कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं, लेकिन गुजरात के ठेकेदार ही ठेका लेंगे। यही नहीं है, शंकराचार्य जी की मूर्ति बनाई जा रही है ओंकारेश्वर, उसमें भी गुजरात के ठेकेदारों को लिया जा रहा है और चीन में ये मूर्ति बने उसका निर्णय हुआ है। और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से 3 लोग चाइना भेजे जा रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि चाइना का जब मसला आता है वहां मोदी चुप हो जाते हैं या चाइना के सरकार का समर्थन क्यों करने लगते हैं। यही नहीं है कि डिफेंस प्रोडक्शन में अडानी जी कंपनी बनाते हैं और उसमें एक चाइना का व्यक्ति डायरेक्टर है। ऐसे संवेदनशील कंपनी में जो हमारे डिफेंस प्रोडक्शन की लाइन में इनको ठेका मिल रहा है, उसके डायरेक्टर चाइना के हैं। ये क्या हमारे लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला नहीं है? ये सारे बिंदु हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। इसी तरह से महाकाल मंदिर में भी इसका व्यवसायीकरण हो रहा है।
पहले पूरी मंदिर के दर्शन की व्यवस्था निःशुल्क थी। गर्भगृह 750 रुपये, सामान्य 250 रुपये और भस्मारती 200 रुपये लगने चालू हो गए। शिवराज जी की घोषणाओं की तो सूची लंबी होती जा रही है। लगभग 2100 घोषणाएं हैं उनकी जो अमल नहीं कर पाए। उसकी सूची भी हम लोग आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। यही नहीं है, मास्टर प्लान उज्जैन का घोषित नहीं हो रहा। जो हमारा कुंभ मेला होता है, उस कुंभ मेले के प्रांगण की जमीनों में कॉलोनी काटी जा रही है, कट गई है। अब कॉलोनी किसकी कटी है मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं, कि हमारे लिए कोई खोज का विषय नहीं है। आप सब अवगत हैं और आप नाम चाहते हैं तो डिटेल भी हम आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। मास्टर प्लान जो घोषित नहीं किया जाता है, जबकि मैंडेटरी है 10 साल में मास्टर प्लान आना चाहिए। विनोद मिल और हिरगिना मिल के भी उनके मजदूरों के आवासीय व्यवस्था का वादा था, वो पूरा नहीं हो रहा है। उनके ड्यूज भी बाकी है। मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी विचारधारा से मजदूर विरोधी, गरीब विरोधी, अंतर्जाति जनजाति विरोधी और पूरे तरीके से दक्षिणपंथी अर्थव्यवस्था की हिमायत। क्या कारण है कि 44 मजदूरों के हितों के कानून समाप्त करके 4 लेबर कोड बना दिए और किसी भी ट्रेड यूनियन से उन्होंने चर्चा भी नहीं करी, जबकि हर साल इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस होती है। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं, केवल पहली बार उन्होंने एक बार लेबर कॉन्फ्रेंस करी थी, जिसमें कि एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉइज और गवर्नमेंट ट्राइपार्टाइट मीटिंग्स होती है। हर मजदूर के मसले को चर्चा होती है, लेकिन बिना मजदूरों के चर्चा के, बिना यूनियन की चर्चा के, यहाँ तक कि भारतीय मजदूर संघ भी इसमें शिकायत करता है कि हमसे भी चर्चा नहीं होती। किसानों को कहा था कि 2022 तक हम आमदनी पूरी कर देंगे, 2022 निकल गया। दूनी के बजाय जितना पहले उनकी आमदनी होती थी उससे भी कम हो गई। इनपुट के भाव बढ़ गए, बिजली महंगी हो गई, डीजल महंगा हो गया, फर्टिलाइजर महंगा हो गया, दवाइयाँ महंगी हो गई, लेकिन आउटपुट की कीमत नहीं बढ़ी। आजकल गेहूं की हमारी तुलाई हो रही है, उस गेहूं की तुलाई में भी आप तुगलकी आदेश देखिए मध्य प्रदेश सरकार का, कि अगर 10% से ज्यादा 1 किलो भी है तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का केवल 75% उसको रेट दिया जाएगा। यानी कि 2125 की जो रेट है उसमें से अगर 11% भी आपकी उसमें कमी आई उसकी क्वालिटी कंट्रोल में, तो केवल 1593 रुपये पेमेंट होगा। अब किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस में तो उसको कुछ मिला नहीं, और 80% भी उसमें अगर कमी है उसकी शुद्धता में, तो भी उसको
1593 ही मिलेंगे। जबकि जैसी घोषणा वीर की आदत है, उन्होंने घोषणा की तो कोई चिंता मत करो, तो मिट्टी में तुलवाओगे तो तुमको मैं पूरी कीमत दूंगा। ये जो मखौल और मजाक बना हुआ है, अब तो उच्च न्यायालय भी टिप्पणी करने लगे कि नर्सिंग कॉलेज के मामले में किस प्रकार से सरकार चल रही है, ये टिप्पणी मैं नहीं कर रहा हूं, माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने बात कही है। ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये सरकार चल कैसे रही। साथियों, मैं बहुत दिनों से इस बारे में कहता रहा हूं कि महाकाल के परिसर के आसपास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जमीन ले ली और उसका पूरा व्यवसायीकरण उन्होंने कर दिया, क्योंकि ये पूरे इनकी मानसिकता जो है ये पूरी तरीके से व्यवसायिक है। ये इस देश में जनबल नहीं, लोकतंत्र नहीं, धनबल की सरकार चलाते हैं और धनबल ही इनकी विचारधारा है। मुझे कमलनाथ जी का हुक्म हुआ है, आदेश हुआ है, और कि कुछ हमारी विधानसभाएं हैं जहाँ मुझे जाना है, उस संदर्भ में उज्जैन आया हूँ और उज्जैन उत्तर, उज्जैन दक्षिण के विधानसभा में हम लोग बैठक लेंगे, वहाँ के कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे, हमारे सेक्टर मंडल के अध्यक्षों से चर्चा करेंगे और कैसे संगठन को और सक्रिय किया जाए उन सीटों पे जहाँ लगातार हम चुनाव हारते आ रहे हैं। इस पर हम लोग चर्चा करने के लिए आप जब आया। कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। 2018 में भी कहा था सरकार हमारी बनेगी, बनी। 15 महीने में हमारे कुछ बड़े बड़े धनाढ्य विधायक और कमाई में लग गए, करोड़ रुपए लेके बिक गए। ये बैठे देखो तो हमारे अनुसूचित जाति के विधायक, इनके पास भी 25-50 करोड़ के ऑफर आए थे, इन्होंने मना कर दिया। और मैं इसलिए कहता हूं कि भाजपा के इस विधायक खरीदो आंदोलन में गरीब, अनुसूचित जाति, जनजाति का विधायक नहीं बिका, ये भी बैठा थे। 25-50 करोड़ के ऑफर ठुकरा दिए। कौन बिक गए? बड़े बड़े राजा महाराजा लोग, जमींदार लोग बिक गए। बात यही है कि ये इस देश में जो विचारधारा से जुड़ा हुआ है वो कभी नहीं बिकेगा। बाकी बिकाऊ माल तो बिकाऊ माल ही होता है। एक मिनट दिग्विजय सिंह, चुनाव आते हैं तो कांग्रेस के जो प्रमुख नेतागण होते हैं, स्टेट की स्थिति है, चुनाव के पहले वो आगे हो जाते हैं और कांग्रेस पार्टी को हरा देते हैं, तो तुरंत बाद में वो पार्टी को वापस दे देती है। और जो चुन के आते हैं विधायक, तो कुछ समय बाद चले जाती है। मध्य प्रदेश में जो देश का है वो वरिष्ठ नेता है, पार्टी में आपने भेजा ऐसे इसका क्या प्लान बना रहे हैं कि इस प्रवृत्तियों से आप शुरू और कम कर पाएंगे? मैं तो इस बात का पक्षधर हूँ कि एंटी डिफेक्शन लॉ को और उसको मजबूत किया जाए और कठोर बनाया जाए। जो भी व्यक्ति जिस सिंबल से चुनकर आता है, और ये लोकल बॉडीज में भी आ जाना चाहिए, जो व्यक्ति सिंबल से चुन के आता है, अगर उससे वो इस्तीफा देता है या बाहर जाता है या दल बदल करता है, तो उसको 6 साल तक ना तो चुनाव लड़ने की पात्रता होगी और ना कोई शासकीय पद लेने की पात्रता होगी। ये एंटी डिफेक्शन लॉ में परिवर्तन होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, पार्टी की तरफ से हम लोग इस बारे में विशेष तौर पर ख्याल रखेंगे कि जो भी हमारा प्रतिनिधि, हमारा उम्मीदवार हो, वो टिकाऊ हो, बिकाऊ ना हो। राजस्थान अभी तक सरकार
एक प्रदेश में 63 के ब्लॉक और कोऑर्डिनेटर की जो नियुक्ति हुई है, जिससे भाजपा और आरएसएस के लोगों को भी प्रदेश में नियुक्त किया गया है, इस मामले में कांग्रेस क्यों चुप है? बिल्कुल चुप नहीं है। आप मेरे बयान देखिए, मेरा सोशल मीडिया पे देखिए, और हम लोग इस बारे में पीआई लगा रहे हैं कि आपने पद घोषित किए, उस पर आपने फीस लेकर आवेदन बुलाए, और आवेदन बुलाने के बाद इंटरव्यू कॉल दिया। 2 दिन पहले इंटरव्यू कैंसिल, और 2 दिन बाद जो 3rd डिविजनर बिल्कुल जो कि कहीं योग्यता की जो पात्रता में नहीं आती, उनकी भर्ती आपने डायरेक्ट कर दी। ये घोर मैं समझता हूं कि आपत्तिजनक भी है और नियमों के विपरीत है। हम इसके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं, करेंगे और की है। राजा साहब, अभी तक सरकार शहरों के नाम बदलती आ रही है, लेकिन अब मुहावरों को ही बदला जा रहा है। उज्जैन की विक्रम यूनिवर्सिटी में जो जीता वो सिकंदर, उसको बदल कर अब जो जीता वो विक्रमादित्य। ऐसे कई मुहावरे हैं, जैसे मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, और कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू देवी, इसको बदला जा रहा है। और इसमें अभी एक बच्चों से भी उसमें रुझान, आपका क्या कहना है? ये तो शुरुआत है, ये पता नहीं क्या क्या करेंगे मोदी जी। कल आपने सुखनेर में कहा कि ये जो योजना ये हमारे वचन पत्र में इसको चुराया गया है। मैं इसलिए कहता हूं कि हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक में इसकी पहले घोषणा हो चुकी थी, तो उस घोषणा के आधार पर योजना चुराई हुई योजना है शिवराज सिंह चौहान की। दिग्विजय सिंह जी, मेरा प्रश्न है आपसे, 2 प्रश्न मैं करना चाहूँगा। एक तो शिवराज सिंह जी आजकल बहनों और भांजियों को आकर्षित कर रहे हैं, कांग्रेस के पास क्या योजना है? दूसरा मेरा प्रश्न है था, क्या कांग्रेस जो बागी कांग्रेसी जो पहले रह चुके हैं, जिनका इतिहास बागी था, उनको फिर चुनाव में मौका देगी? पहली बात तो ये है कि लाडली योजना, लाडली बहना योजना और बेरोजगार भांजा योजना, ये इनको 20 साल बाद क्यों याद आई? 20 साल तक ये क्या सोचते? और शिक्षित बेरोजगारों को भत्ता जो कांग्रेस पार्टी में हमारे कार्यकाल में मिलता था, वो बंद क्यों कर दिया? ये केवल चुनावी घोषणा है, और उन 2000 घोषणाएं जो पालन नहीं हो पाया उसमें से एक है। एक दूसरा, अनेक योजनाओं के अंतर्गत किसी भी परिवार को यदि 1000 रुपए की कहीं से अनुशंसा होती है तो ये अपात्र हो जाएंगे। और संबल योजना में भी इन्होंने कुपात्रों को भी शामिल कर लिया था, जिसकी जांच में कम से कम 3.5 लाख कुपात्र पाए गए थे। और किसान सहायता योजना में भी कुपात्र लोगों ने ले लिया, उनको पैसे वापस करने पड़ रहे हैं किसानों को। किसान सहायता योजना में वही हालत यहाँ भी होने वाली है। पहली बात तो इन्होंने इतने कठोर और कठिन नियम बनाए हैं कि महिलाएं बेचारी अपने 1000 2,000 रुपये खर्च करके फॉर्म भरेंगी और पता नहीं कितने दिन उनको ये फायदा मिलेगा। यहाँ तक आपका दूसरा प्रश्न है, जो कांग्रेस पार्टी का सदस्य है आज, उसकी योग्यता के आधार पर कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट तय करेगी। दिग्विजय सिंह को चुनौतियां पसंद है, नंबर 1। दूसरा, बहुत अच्छा माहौल लगा। मेरा सवाल ये है कि 2019 में लोकसभा का चुनाव आपने लड़ा था। चुनाव आयोग ने बताया है कि 2019 में लोकसभा चुनाव में 17 लाख ईवीएम मशीनों का उपयोग किया जाएगा, जिसमें 6 लाख खराब हुई। एक सवाल। दूसरा ये कि जो शक्तिपाल मलिक ने जो खुलासा किया है, उसके बाद शहीदों के
पहला आपने प्रश्न अच्छा किया है, बाकी तो और भी अच्छे हैं। ईवीएम पर लोगों का भरोसा उठता जा रहा है और ये केवल राजनीतिक दलों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। 2 मई 2022 में इस देश के रिटायर्ड जजेस, रिटायर्ड ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स, IIT के हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, इंटरनेशनल क्रिप्टोग्राफर्स ने एक मेमोरेंडम दिया और वो मेमोरेंडम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 2 मई 2022 को दिया गया और उस मेमोरेंडम को फिर से 15 दिन बाद इलेक्शन कमीशन को दिया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसका जवाब तक नहीं दिया। रूरल ईवीएम के बारे में ऑल पार्टी मीटिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बुलाई थी। उसमें सारी राजनीतिक दलों ने मना कर दिया कि ये इम्प्रैक्टिकल है, हम इसको स्वीकार नहीं करते। तो डिमॉन्स्ट्रेशन भी नहीं हो पाया और इस बैठक में अधिकांश लोगों ने कहा कि हमको वीवीपैट मशीन पर भरोसा नहीं है, हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इलेक्शन कमिश्नर ने हमें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वादा किया था कि हम आपकी मीटिंग बुलाएंगे, लेकिन मीटिंग आपने बुलाई नहीं। हमारे कुछ प्रश्न उनसे हैं। उदाहरण के लिए एक, वो कहते हैं स्टैंड अलोन मशीन है, इसमें कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती है। लेकिन हमारा प्रश्न ये है कि आप वीवीपैट मशीन में जो उम्मीदवार का नाम व पार्टी का सिंबल फीड करते हैं वो आप इंटरनेट के माध्यम से करते हैं या नहीं करते हैं, हमारा प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2, पहले ये कहते थे ये सिंगल प्रोग्रामेबल चिप है कि एक बार इसमें प्रोग्राम कर दीजिए, अगर प्रोग्राम चेंज करते हैं तो वो अपने आप खारिज कर देगा। लेकिन अब उसको छोड़कर पहले ये चिप मंगाई जा रही थी अमेरिका से और जापान से, अब मल्टीपल प्रोग्रामेबल चिप मंगाई ली जा रही है वीवीपैट मशीन में, क्योंकि उसी को रिपीट किया जाता है दूसरे कैंडिडेट्स के लिए। ये प्रोग्राम मल्टीपल प्रोग्रामेबल चिप यूज हो रही है कि नहीं हो रही है, प्रश्न नंबर 2। इस तरह के हमारे प्रश्न हैं टेक्निकल, उसका जवाब तक इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा है। ये हमारे प्रश्न है। देखिए, इनका दूसरा प्रश्न था, सत्यपाल मलिक गवर्नर थे, मोदी जी के विश्वासपात, उन्होंने घटना के तत्काल बाद ये कहा था कि इंटेलिजेंस फेलियर है और इसकी जांच होना चाहिए। लेकिन मोदी जी ने कह दिया, वो शूट कर रहे थे उस समय कोई फॉरेन चैनल कॉर्बेट पार्क में, तो वैसे तो प्राइम मिनिस्टर के पास सैटेलाइट फोन होता है, सैटेलाइट फोन को नहीं यूज किया गया। यहाँ कनेक्टिविटी नहीं है तो प्रधानमंत्री के पास सैटेलाइट फोन होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। ढाबे से उन्होंने फोन किया, ढाबे से, और ढाबे से फोन करके कहा कि ये आपने बयान क्यों दे दिया, आप चुप रहिए। 40 लोगों का कॉन्वॉय जा रहा है, DGCIS CRPF ये मांग करते हैं कि हमको हवाई जहाज से भेजाइए, क्योंकि ये पुलवामा जो है टेररिस्ट इन्फेस्टेड जोन है। लेकिन वो मना कर दिया जाता है। मैं पुलवामा में 2 बार होके आया हूँ, अभी भारत जोड़ो यात्रा में हम लोग पैदल गए थे वहां से। वहां पे सैनिटाइज क्यों नहीं किया गया? जब इतना बड़ा कॉन्वॉय जा रहा है तो वहां की जो
उससे मिलने वाली सड़कें हैं, वहाँ पर 10 सड़कें वहाँ मिल रही हैं, उस पर आपने क्यों नहीं रोका गया, ये प्रश्न है। और इसलिए जो शहीदों के परिवार हैं उनकी मांग न्याय उचित है, जांच होनी चाहिए। अगर तीसरा जो सवाल है, ये बात अखबारों में थी, मैंने उसको वेरीफाई नहीं करा, लेकिन अशफाक की खबर ये है कि 2017 के पहले अमित शाह जी के जो सोहराबुद्दीन केस था, उसमें जो जज मौजूद हैं जिन्होंने ये फैसला किया है डीजे कोर्ट में, ये उनके वकील हुआ करते थे। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, 2 सवाल है मेरे। आप मुझसे नहीं पूछा, मेरे 2 प्रश्न है आपसे। एक तो मध्य प्रदेश में प्रत्याशी चयन क्या रहेगा और उम्मीदवारों की घोषणा कब तक हो जाएगी? दूसरा मेरा ये है, अभी आप मंच से दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी, विधायक बहुमत हो जाता है, अगर उस समय अगर कोई दिग्विजय अपने ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर कोई पैदा हो गया तो फिर आप क्या करेंगे? हे प्रभु, हे महाकाल, दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में पैदा ना हो, नंबर 1। नंबर 2, प्रत्याशियों का चयन जो हमारी प्रक्रिया है उसके तहत किया जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या था? ये नमस्कार, मेरा ये कहना था, वो लड़की पूछना चाह रही थी यहाँ से। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। बात ये है रेखा जी कि मैं जब मुख्यमंत्री मैंने पद छोड़ा तो 23,000 करोड़ का कर्जा था और भाजपा गला फाड़ फाड़ कर मेरा आरोप लगाती थी और उन पर बदनाम करती थी। अब 3.5 लाख करोड़ से ज़्यादा कर्जा हो गया। ये केवल हमारे राज्य का नहीं हुआ है, मोदी सरकार ने भी कर्जा जो बढ़ाया है वो उसमें जीडीपी रेशियो में काफी बढ़ गया है। अब सरकार हमारी बनती है तो फिजूल खर्चे जो है वो रोके जाएंगे और ईमानदारी से गरीबों के पक्ष में फैसले किए जाएंगे। आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी आपस में द्वेषतापूर्ण तरीके से रहते हैं, एक साझन पर नहीं आ पा रहे हैं, उससे उत्तर और दक्षिण में से क्या ट्रिक रहेगी कि इस बार हम सीट निकाल लें? देखिए, मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, हर परिवार में और हर पार्टी में संवाद, समन्वय, सामंजस्य और सकारात्मक सोच होना चाहिए। इसी को हम लोग सारे नेताओं में, कार्यकर्ताओं में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सर मेरा एक प्रश्न, आप सब कुछ जानते भी हैं और समझते भी हैं, आपने काफी अभी हमें बताया नहीं। मेरा एक प्रश्न था कि आप विधिक रूप से अभी तक कितना एक्शन ले चुके हैं और कोर्ट में से कितने केस आपने भाजपा के खिलाफ दायर किए हैं, वो बताएं। एक बात सुन लीजिए, मानहानि के दावे मुझ पर ही होते हैं। आरएसएस भी करती है और ओवैसी जी की एमआईएम पार्टी भी करती है और बाबा रामदेव भी करते हैं। ये आरएसएस वो संस्था है जो कि अनरजिस्टर्ड है, अपंजीकृत संस्था है, जिसकी सदस्यता नहीं होती, जिसका कोई बैंक अकाउंट नहीं है, जिसकी सदस्यता नहीं होती, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो अपमानित कैसे हो गई? डिफेमेशन उसको कैसे हो गई? बदनाम कैसे हो गई? ये मेरा उनसे प्रश्न था। तो लीजिए, उसके बाद
इन्होंने कोविड के समय अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे डाला था कि हमने 7 करोड़ का सामान बांटा है, लोगों को खाना खिलाया है, कपड़े बांटे। तो मैंने जब वो देखा तो मैंने माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी को पत्र लिखा कि मंत्री जी ये अनरजिस्टर्ड बॉडी है, इसका कोई अकाउंट नहीं है, ये कौन से बैंक के खाते से इन्होंने 7 करोड़ रुपए खर्च किए, इन पर क्यों नहीं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की कार्रवाई क्यों नहीं होना चाहिए, काला धन ये कहाँ से लाए, इसकी जांच होना चाहिए। आज तक उसका एक्नॉलेजमेंट तो मेरे पास आया, लेकिन जब मैं पूछता हूँ राज्यसभा में तो उसका उत्तर नहीं आता। अब आप कह रहे हैं कि मैंने जो आरोप लगा रहा हूँ उसका हम लोगों ने इसको अदालत में क्यों नहीं ले गए। अदालत में कुल व्यापक का प्रकरण कौन ले गया था अदालत में? भाई सुनिए, व्यापक का प्रकरण अदालत में हम ले गए थे नहीं ले गए थे, और अभी जो भर्तियां हो रही उसका भी हम ले जाने वाले हैं। और डीजीपी के आईटी सेल के अध्यक्ष ध्रुव सक्सेना और बजरंग दल के बलराम सिंह, जो कि आईएसआई पाकिस्तान एजेंसी के से पैसा लेकर खुफियागिरी कर रहे थे, उनका प्रकरण भी हम लोग ले जाएंगे। धन्यवाद। श्रीमान, एक मेरा क्वेश्चन है, ये जेल में भेरूगढ़ जेल में 15 करोड़ जी हाँ, वो बड़ा सीरियस प्रकरण है।